बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कार्ब सल्फर यौगिकों की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम थायोईथर यानी कि डाई एल्किल सल्फाइड यौगिकों की चर्चा करेंगे। डाई एल्किल सल्फाइडों को हम सामान्य सूत्र RSR के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसे ईथर में ROR होता है, तो थायोईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है और ये RSR हो जाता है। इनके सामान्य नाम डाई एल्किल थायोईथर या डाई एल्किल सल्फाइड के रूप में लिखे जाते हैं, जबकि IUPAC नाम में एल्किल थायो एल्किल के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे हम बात करें CH3SCH3, तो इसका सामान्य नाम डाई एल्किल में डबल मेथिल है, तो डाई मेथिल और सल्फाइड। IUPAC नाम में पहले एल्किल मेथिल है और थायो के साथ जुड़ा हुआ है, तो एल्किल थायो एक साथ है, तो मेथिल थायो और एक कार्बन की चेन का नाम मेथनन N बराबर मेथेन। तो इस प्रकार इसका IUPAC नाम होगा मेथिल थायो मेथेन। इसी प्रकार अगर दोनों जगह एथिल हो तो सामान्य भाषा में ये हो जाएगा डाई एथिल सल्फाइड और IUPAC में हो जाएगा एथिल थायो एथेन। अगर एक तरफ एथिल है और एक तरफ आइसोप्रोपिल है, तो ये हो जाएगा एथिल आइसोप्रोपिल सल्फाइड। और IUPAC में चूंकि ये एथिल थायो है जो 3 कार्बन की चेन के दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 एथिल थायो और चेन का नाम प्रोपेन। इसी प्रकार एक तरफ मेथिल हो और एक तरफ नॉर्मल प्रोपिल हो, तो प्रोपिल का P से मेथिल का N पहले आता है, तो इसको हम लिखेंगे मेथिल N प्रोपिल सल्फाइड। और IUPAC में 1 नंबर पे मेथिल थायो जुड़ा हुआ है, तो 1 मेथिल थायो और चेन का नाम प्रोपेन। तो इस प्रकार थायोईथरों के सामान्य नाम डाई एल्किल सल्फाइड के रूप में लिखे जाते हैं, जबकि IUPAC नाम एल्किल थायो एल्किल के रूप में लिखे जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं थायोईथर बनाने की विधियां। तो सबसे पहले हम इनको बनाने जा रहे हैं पोटेशियम सल्फाइड से, K2S। पोटेशियम सल्फाइड की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर भी थायोईथर बनते हैं और पोटेशियम एल्किल सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर भी थायोईथर बनते हैं। तो जैसे एल्किल हैलाइड को हम सामान्य RX सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं और पोटेशियम सल्फाइड K2S, तो यहाँ 2 अणु ले सकते हैं, तो RSR और 2K के साथ 2X निकल जाएंगे, तो 2KH। तो इस प्रकार पोटेशियम सल्फाइड की एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर थायोईथर बनेंगे। अब यहाँ एल्किल समूह में मेथिल लोगे तो मेथिल थायो मेथेन बन जाएगा, एथिल लोगे तो एथिल थायो एथेन बन जाएगा। इस प्रकार से जो भी एल्किल समूह हम प्रयुक्त करेंगे उसी के अनुसार हमें थायोईथर प्राप्त होगा। एल्किल हैलाइड के स्थान पर हम पोटेशियम एल्किल सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं, RKSO4। तो K का मतलब पोटेशियम, R का मतलब एल्किल और SO4 का मतलब सल्फेट। तो इसकी भी हम K2S के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, तो वही RSR थायोईथर बन जाएगा और 2K2SO4 लवण पृथक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थायोईथर बनाने की पहली विधि है, जो हम पोटेशियम सल्फाइड की एल्किल हैलाइड अथवा पोटेशियम एल्किल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा के थायोईथर प्राप्त कर सकते हैं। अगली विधि आती है ईथर से। ईथरों की क्रिया जब हम फास्फोरस पेंटासल्फाइड से कराएंगे, तो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन आपस में अपना स्थान बदल लेगी, यानी कि ईथरों की ऑक्सीजन फास्फोरस पेंटासल्फाइड के सल्फर परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी और हमें थायोईथर प्राप्त हो जाएगा। जैसे डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5,
इसकी फास्फोरस पेंटासल्फाइड यानी P2H5 के साथ रिएक्शन करवाएं, तो चूंकि यहाँ सल्फर 5 है तो इथर में भी 5 ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो अपन इसके 5 अणु ले लेते हैं। तो केवल O की जगह S और H की जगह O लिखना है, तो 5C2H5 SC2H5 एथिल थायोएथेन यानी कि डाइएथिल सल्फाइड, और P2H5 की जगह हो जाएगा P2O5। तो इस प्रकार ये थायोईथर बनाने की दूसरी विधि होगी, जो हम ईथरों की फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विधि आती है सोडियम मर्केप्टाइड लवण से। अब सोडियम मर्केप्टाइड और सोडियम एल्कोक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइडों की जब अपन एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर बनते हैं विलियमसन अभिक्रिया के अनुसार। तो ये उसी विलियमसन अभिक्रिया के अनुसार ही चलेगी। सोडियम एल्कोक्साइड की जगह हम सोडियम मर्केप्टाइड का यूज करेंगे। तो जैसे कि C2H5 और ONA की जगह ASNA, तो सोडियम एथिल मर्केप्टाइड हो गया, और इसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड यानी कि RH से करवा देंगे, तो ये Na और X निकल जाएगा, तो अपने पास RHR प्लस NaH, तो थायोईथर प्राप्त हो जाएगा। तो ये बिल्कुल विलियमसन ईथर संश्लेषण की तरह की अभिक्रिया है, जहाँ सल्फर की जगह केवल ऑक्सीजन का ही प्रयोग किया गया है। अगली विधि आती है थायोईथर प्राप्त करने के लिए अपने पास थायोल से, यानी एल्केन थायोल से। तो थायोल RHH, क्योंकि एल्कोहल ROH होते हैं तो थायोल RHH होते हैं। तो थायोल की वाष्प को हम एल्यूमिना व जिंक सल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 390 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि प्रवाहित कर दें तो हमें थायोईथर प्राप्त हो जाएगा RHR और प्लस H2S साइड में निष्कासित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्केन थायोल की वाष्प को एल्यूमिना व जिंक सल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 390 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं तो हमें थायोईथर प्राप्त हो जाएगा। फिर थायोईथर बनाने की अगली विधि में हम एल्कीनों से प्राप्त करेंगे। तो एल्कीनों पर हमें एल्केन थायोल का योग कराना है, और एल्कीनों पर एल्केन थायोल का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होगा, और मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होगा तो अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अनुसार चलेगी। जैसे एल्कीन में हम कोई सी भी एल्कीन ले सकते हैं, या हमने ले लिया प्रोपीन, और प्लस एथेन थायोल, कोई सा भी थायोल ले सकते हैं। तो इसमें C2H5 माइनस है और H प्लस है। तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार ऋणावेशिक भाग द्विबंध से बंधित उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम हो, लेकिन हम अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ चलेंगे तो यहाँ इस CH पर तो H जुड़ेगा और CH2 पर C2H5 जुड़ेगा। तो CH3 और CH पे H जोड़ देंगे हो गया CH2, फिर डबल का सिंबल, और इस CH2 से जोड़ेंगे C2H5। तो ये अपने पास एथिल थायो 1 नंबर पे है, तो 1 एथिल थायो प्रोपेन प्राप्त हो गया, यानी कि एथिल एन प्रोपिल सल्फाइड। तो इस प्रकार एल्कीनों पर एल्केन थायोल का योग कराने पर भी थायोईथर प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है और अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा चलती है। और कभी कभी कुछ भारी धातुओं के लवणों का अपघटन कराने पर भी हमें थायोईथर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे C2H5S 2 बार है, यानी कि ओल्ड ट्वाइस, और ये भारी धातु लेड से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से PbS लेड सल्फाइड अलग हो जाएगा और हमें C2H5S C2H5 प्राप्त हो जाएगा और PbS साइड में निकल जाएगा। तो ये डाइएथिल सल्फाइड हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भारी धातु मर्केप्टाइडों का अपघटन कराने पर भी हमें थायोईथर प्राप्त होते हैं। तो ये थायोईथर बनाने की विधियां हो गई। अब जहां तक हम थायोईथर की बात करें भौतिक गुणों की, तो ये रंगहीन होते हैं और अरुचिकर गंध वाले, इनकी ऐसी गंध आती है जो हमें पसंद नहीं होती, और तेलीय द्रव होते हैं, तेल के समान द्रव। अच्छा, जल में ये अविलय होते हैं, परंतु जो कार्बनिक विलायक है एल्कोहल ईथर वगैरह, इसमें ये पूर्ण रूप से विलयशील होते हैं। ईथरों के क्वथनांकों की अपेक्षा थायोईथरों के क्वथनांक उच्च होते हैं।
संगत ईथरों की अपेक्षा। और ईथरों की तरह ही ये भी दुर्बल क्षारकों की तरह व्यवहार करते हैं और 100% सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर सल्फोनियम लवण बनाते हैं। हाँ, थायो ईथर ईथरों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अब हम थायो ईथर के रासायनिक अभिक्रियाओं यानी रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है क्षारीय प्रकृति। तो जैसे ईथर में ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने की वजह से वो लुईस क्षार के समान व्यवहार करती है, उसी प्रकार थायो ईथरों में सल्फर के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अतः ये भी लुईस क्षार के समान व्यवहार करती है। अब C2H5 C2H5 ये थायो ईथर हो गया। जब इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ट्राई एल्किल सल्फोनियम लवण बनते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एल्किल हैलाइड प्रत्येक एमिनो के साथ अभिक्रिया करके ट्राई एल्किल अमोनियम लवण देते हैं, उसी प्रकार से थायो ईथर भी एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके ट्राई एल्किल सल्फोनियम लवण बनाएंगे। तो ये एल्किल हैलाइड में जैसे C2H5 और हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, Br हो गया, आयोडाइड भी हो सकता है। तो सल्फर अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगी एल्किल समूह को। तो ये दान करने की वजह से सल्फर धन आवेशित हो जाएगी और आपका एलाइड आयन ऋणावेश के रूप में रहेगा। तो ये ट्राई एल्किल सल्फोनियम ब्रोमाइड हो गया। तो इस प्रकार के सल्फोनियम लवणों की जब नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2 होता है और जब नमी युक्त होता है यानी जल से क्रिया करता है तो AgOH में बदल जाता है। तो AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड को हम नम सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं। तो ये जो सल्फर के सल्फोनियम लवण है ये नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए C2H5 C2H5 और ये C2H5 प्लस और ये Br माइनस। तो AgOH यानी कि नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Ag और Br मतलब हो जाएगा, Br माइनस की जगह OH माइनस आ जाएगा। तो ये ट्राईएथिल और H के ऊपर प्लस है तो सल्फोनियम और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड प्लस AgBr। तो ये जो आपका ट्राई एल्किल सल्फोनियम लवण है नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करके ट्राई एल्किल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयनिक प्रकृति के होते हैं, इसी वजह से ये प्रबल क्षार के समान व्यवहार करते हैं, जल में विलेयशील होते हैं और गर्म करने पर अपघटित होकर एल्कीन मुक्त करते हैं। तो जैसे इनको गर्म कर दीजिए आप C2H5 C2H5 और C2H5 प्लस OH माइनस, तो गर्म करके ये हाइड्रोक्साइड विघटित हो जाएगा। एक तो आपका डाई एल्किल सल्फाइड मुक्त हो जाएगा और एक C2H5 में से H कम होकर एथीन यानी एल्कीन बन जाएगी और वो HOH के साथ जल के रूप में मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आयनिक प्रकृति के ट्राई एल्किल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइडों को गर्म करने पर ये विकसित होकर एल्कीन देते हैं। तो एक तो ये अभिक्रियाएं थायो ईथरों की क्षारीय प्रकृति को व्यक्त करती है। दूसरा, ये क्षारीय है तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाना चाहिए, बनाते भी हैं। ये 100% सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर सल्फोनियम लवण बनाते हैं। जैसे C2H5 C2H5 प्लस H2SO4। तो H2SO4 के प्रोटॉन को सल्फर अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके धन आवेशित हो जाती है। तो C2H5 C2H5 और H, तो इस वजह से सल्फर के ऊपर धन आवेश आ जाएगा तो सल्फोनियम और इधर हाइड्रोजन सल्फेट ऋणायन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सल्फ्यूरिक अम्ल 100% सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर सल्फोनियम लवण बनाती है। इसके अतिरिक्त ये भारी धातु लवणों के साथ भी उपसर्जक बंध बनाती है। जैसे C2H5 गोल्ड ट्वाइस H और इसके दो अणु लेते हैं अपन PTCl4 के साथ भारी धातु लवण के साथ। तो C2H5 गोल्ड ट्वाइस H का पूरे का होल ट्वाइस और पीछे PTCl4। तो यहाँ भी प्लेटिनम के रिक्त कक्षकों में सल्फर अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसर्जक बंध बनाती है। तो ये समस्त अभिक्रियाएं थायो ईथरों की क्षारीय प्रकृति को व्यक्त करती है। अब हम इनकी अगले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे जो इनका महत्वपूर्ण पद है ऑक्सीकरण। तो
तो थायोईथरों का ऑक्सीकरण कराने पर सल्फोक्साइड बनते हैं। सल्फोक्साइड और आगे ऑक्सीकृत होकर सल्फोन में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे C2H5 तो प्लस एक नवजात ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो C2 हम डाइएथिल सल्फाइडों के ऑक्सीकरण की चर्चा कर रहे हैं। तो जब इनका एक नवजात ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होगा तो ये डाइएथिल सल्फोक्साइड बन गया। डाइएथिल सल्फोक्साइड का अभी एक और बार ऑक्सीकरण हो सकता है तो प्लस O। तो ये डाइएथिल सल्फोन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो अब ऑक्सीकरण का उत्पाद सल्फोक्साइड बनेगा या सल्फोन बनेगा, ये ऑक्सीकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि हम दुर्बल ऑक्सीकारकों या दुर्बल माध्यम अभिक्रिया परिस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो सल्फोक्साइड बनता है, और प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो सल्फोन बनता है। अब दुर्बल ऑक्सीकारकों के रूप में अपन हम सोडियम मेटापर आयोडेट का यूज कर सकते हैं, पर आयोडिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं, या एसिटिक अम्ल में सीमित मात्रा में घुली हुई हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी ऑक्सीकारक के द्वारा हम डाइएथिल सल्फाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें सल्फोक्साइड प्राप्त होगा। लेकिन यदि प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 या अत्यधिक मात्रा में H2O2 या नाइट्रिक अम्ल जैसे ऑक्सीकारकों का उपयोग करते हैं तो फिर हमें सल्फोन प्राप्त होते हैं। अब इस प्रकार की अभिक्रियाएं ईथर नहीं देते, तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा हम ईथर और थायोईथर में एक प्रकार से विभेद भी कर सकते हैं। ईथरों में ऑक्सीजन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं होते और दो युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो ऑक्सीजन सामान्यतः द्विसंयोजी होती है। सल्फर में भी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में ये भी द्विसंयोजी होती है, परंतु सल्फर में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। अतः यह आवश्यकता पड़ने पर अपने 3H कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को और 3Px2 कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को रिक्त डी कक्षक में उत्तेजित करके अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, और सल्फोक्साइड और सल्फोन बनने में यही होता है। सल्फोक्साइड में भी सल्फर sp3 संकरित अवस्था में होता है और सल्फोन में भी सल्फर sp3 संकरित अवस्था में होता है। सल्फोक्साइड में जो सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है वो एक तो सीमा बंध है और दूसरा पाई बंध है। ये पाई बंध सल्फर के रिक्त डी और ऑक्सीजन के पी कक्षक के मध्य बनता है, इसलिए इसको पाई डीपी बंध कहते हैं। तो कुल मिलाकर सल्फोक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन के साथ एक पाई डीपी बंध बनाती है, जबकि सल्फोन में ऑक्सीजन के साथ पाई डीपी इधर भी बन रहा है और पाई डीपी यहां भी बन रहा है। अब दो सिग्मा है तो सल्फोन में सल्फर दो ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ दो पाई डीपी बंध बना रही है, जबकि सल्फोक्साइड में सल्फर एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक पाई डीपी बंध बना रही है। ईथरों में ऑक्सीजन पाई डीपी बंध बनाने में असमर्थ होती है, इसीलिए ईथर इन अभिक्रियाओं को नहीं देते हैं, लेकिन थायोईथर इन अभिक्रियाओं को इजी वे में देते हैं। फिर अगले रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं अपन, तो योगात्मक अभिक्रियाएं। तो थायोईथर हेलोजन और भारी धातु लवणों के साथ योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे C2H5 डाइएथिल सल्फाइड। तो Br2 के साथ इसकी योगात्मक अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों ब्रोमीन सल्फर के साथ संयोजित हो जाएंगे, तो ये इस प्रकार। तो हेलोजनों के साथ ये इस प्रकार से योगात्मक यौगिक बनाती है। इसी प्रकार से ये भारी धातु लवण PtCl4 वगैरह के साथ भी योगात्मक यौगिक का निर्माण करती है। अगर डाइएथिल सल्फाइडों का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराएं, यानी क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराएं, तो एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जैसे डाइएथिल सल्फाइड है, जल अपघटन में जल से क्रिया होगी और ये क्षारीय जल अपघटन यानी क्षार की उपस्थिति में होगा।
तो 2C2H5OH एथेन एल्कोहल यानी एथेनॉल बन जाएगा और उसके अलावा H2H निष्कासित हो जाएगा। तो इस प्रकार से डाई एल्कीन सल्फाइडों का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर एल्केनॉल यानी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। और फाइनली यदि इनका विसल्फरीकरण कराना हो तो रानिल निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनका विसल्फरीकरण हो जाता है। तो यानी कि डाई एल्कीन सल्फाइडों को रानिल निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एल्केन बनेंगे और सल्फर निष्कासित हो जाएंगे। जैसे C2H5 C2H5 तो रानिल निकल में हाइड्रोजनीकरण भी होगा निकल के साथ, तो दोनों हाइड्रोजन C2H5 में एक जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2C2H6 एथेन के दो अणु और उसके अलावा NiH को मिल जाएगा तो निकल सल्फाइड अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार रानिल निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में डाई एल्कीन सल्फाइडों का विसल्फरीकरण हो जाता है और एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इसी के साथ अपना डाई एल्कीन सल्फाइड वाला चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। अगली क्लास में हम सल्फर के एक नए कार्ब सल्फर यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।